हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. सिंह आप सभी का इस चैनल पर फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसका प्रोसेस आपके फॉर्म भरने के पहले से लेकर के आप जब तक ज्वाइन नहीं करते तब तक उसका प्रोसेस चलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये जो भी कैंडिडेट्स या तो फॉर्म भर रहे हैं या किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं या फिर किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, ये सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अभी रिसेंटली CHSL 2021, CGL 2022 और CGL 2021 से सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उन सभी को मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उस सारे का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। यानी कि OBC से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, EWS से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, SC ST से, कैरेक्टर से रिलेटेड, NOC से रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ये DV से रिलेटेड वीडियो है और मैं अपने वीडियो में फालतू की बातें नहीं करता, इसलिए सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए मेरे प्रत्येक लाइन को ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपके आने वाले DV के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्किप कर रहे हो और कोई पॉइंट मिस हो रही है तो फिर वो आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले ऑल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, हाँ, तो मैं आगे चलकर बताता हूँ कि मैं किस किस डिपार्टमेंट में और SSC में कितने बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। उस बेसिस पर विथ रियल एक्सपीरियंस, यानी कि मैं खुद जो है वो 5-6 बार जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। SSC के डिफरेंट रीजन में वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो उस बेसिस पर विथ रियल एक्सपीरियंस में आप लोग को क्या करूँगा, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिससे आप लोग को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ऑल, यानी कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ इस सेशन में। ठीक है, जो सभी के लिए, यानी चाहे वो आप EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे UR हो, यानी कि ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो सभी के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो OBC के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बहुत लोगों को परेशानी रहती है क्रूशियल डेट को लेकर के कि क्रूशियल डेट कौन सा होगा। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हो सकता है तो वैलिड होगा या नहीं, वो सारी चीज़ का डिस्कशन इसमें होगा। EWS वाले बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, वैलिडिटी कौन सा है, मतलब कि ये इस डेट का है तो फिर वैलिड होगा कि नहीं, अगर इस डेट का है तो वैलिड होगा कि नहीं। तो ये EWS वाला भी सारा प्रॉब्लम इसी वीडियो में सॉल्व होगा। नेक्स्ट SC ST के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, और उनका हम लोग देखेंगे कि क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट बनाने का। नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो हाँ किसी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा ही, तो कौन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, किस ऑफिसर से साइन कराना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ का डिस्कशन इसमें करेंगे। नेक्स्ट NOC किनको किनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, किन्हें NOC की जरूरत पड़ेगी उसे भी इसी वीडियो में देखेंगे। और लास्ट जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो DV के समय आता है, DV के टाइम आपको सबमिट करना होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम A.K. सिंह है और मैंने SSC, CGL, CPO, CHSL और NTPC ये सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं। CGL के थ्रू मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेशन बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप कुछ डिपार्टमेंट्स देख सकते हो। वो डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगते हैं, ठीक है, उसका ये लिस्ट है। ये आप देख सकते हो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट, जी हाँ, SSC तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती ही थी। कहीं भी SSC से आप सेलेक्ट होते हो और जिस डिपार्टमेंट में जाते हो तो पहले भी वो डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट का यूज़र डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम होने वाला है, ऐसा नहीं है, हर समय से ये चलते आ रहा है। बस इस बार एक प्रोसेस कम हुआ है, क्या कि SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रही है, डायरेक्ट यूज़र डिपार्टमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये सेंट्रल एक्साइज में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, यानी CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए क्योंकि मोर और लेस सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम होता है, मतलब 98% आप लोग कह सकते हो कि वो सभी का, सभी डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल वगैरह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है, उसे हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सबसे पहले CBIC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि DV इन SI इन ITBP सब इंस्पेक्टर पर मैं जब सेलेक्ट हुआ था SSC CPO के थ्रू, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे।
सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशन एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ हो गया, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो गया, और उसके बाद ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट आते हैं, ये हुआ एसआई इन आईटीबीपी का। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है पोस्टल असिस्टेंट। जी हाँ, जब पोस्टल असिस्टेंट पर मैं सेलेक्ट हुआ था तो उस समय ये लिस्ट आप देख सकते हो कि अटेस्टेशन फॉर्म भी उन्होंने मांगा था, डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका जो अपॉइंटमेंट आएगा उसी में एक एनेक्सर लगा होगा, उसी एनेक्सर को फॉर्म को भर कर देना होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर भी मांग रहे हैं, किससे? 2 गेस्टेड ऑफिसर से। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपको मेडिकल कराना होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही कराना होता है, उसको करा करके हेल्थ सर्टिफिकेट वो लोग उन्होंने मांगा। नेक्स्ट अगर SC ST OBC हैं तब। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी PWD कैंडिडेट जो है, फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट जो हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है। एक्स सर्विसमैन के लिए सर्टिफिकेट है। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, हाँ अगर आप CHSL से सिलेक्ट होते हो तो आपको हायर सेकेंडरी का ही अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा, 10th का और 12th का। नेक्स्ट NOC फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आप पहले से कहीं जॉब में हो तब वहाँ से NOC। और लास्ट जो है ओरिजिनल सिलेक्शन लेटर इशूड बाय SSC। ये जो है पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर जब मैं गया था तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये लिस्ट था। नेक्स्ट आप देख सकते हो कमर्शियल अप्रेंटिस रेलवे में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले करके रख सकते हो। सिग्नेचर मैंने हटा दिया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल का सिग्नेचर है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। DB इन CISF में जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उस समय ये जो है वो सेम देख सकते हो आप। इसमें भी क्या होगा कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी वगैरह। अब बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कि प्रोविजनल है, अगर मेरे पास काम चलेगा उससे या नहीं चलेगा, उसकी वैलिडिटी कब होती है, उसका भी डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बस यही है कि आप CPO वगैरह से जब सेलेक्ट होते हो तो एडिशनल जो है वो SDO वगैरह से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मांग लेते हैं, तो इसे भी बनाना बहुत आसान है। वो सारी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड टू ऑल, या फिर UR कह सकते हो, रिक्वायर्ड टू ऑल, सभी के लिए। सभी के लिए कहने का मतलब, UR कहने का मतलब जब UR के लिए रिक्वायर्ड है तो वो सभी के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके एडिशनल जो है कुछ रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जो है अलग अलग कैटेगरी को लगेंगे, तो ये रिलैक्सेशन वाला जो है वो उसी कैटेगरी का लगेगा जिस कैटेगरी के वो हैं, लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो सबको लगेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये प्रोविजनल वगैरह के बारे में। सबसे पहले ये देखिए कि 10th का सर्टिफिकेट, जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर आपको बोलता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये जो 10th का मार्कशीट है इसी में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। मार्कशीट में, कई जगह सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, अलग अलग स्टेट बोर्ड के लिए। यानी कि जैसे अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो वहां पर मार्कशीट जो है तो है वो, वहाँ पर मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर CBSE की मैं बात करूँ तो वहाँ पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो होता है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो उसी में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है। हर जगह पर, प्रत्येक जगह पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है ये, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम नहीं करता है। 10th का मार्कशीट जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो पहला चीज़ ये, इसका मार्कशीट और ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट अलग होगा, सर्टिफिकेट अलग होगा, ठीक है। इन दोनों का भी जो है ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन का, हाँ जो CGL से कर रहे हैं उन्हें ग्रेजुएशन, जो 12th वगैरह से कर रहे हैं उनको यहीं तक का सर्टिफिकेट चाहिए। जो MTS का एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं उनको यहीं तक का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जो CGL का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन्हें ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट आप लोग कोशिश करना प्रत्येक सेमेस्टर का या फिर प्रत्येक ईयर पार्ट 1 पार्ट 2 कोई दे रहे हो या फिर सेमेस्टर वाइज दे रहे हो तो सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जो है, या फिर सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक जो है आपका प्रत्येक का मार्कशीट होना चाहिए और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि लास्ट ईयर यानी कि पार्ट 3 हो गया या फिर लास्ट सेमेस्टर पार्ट 6, लास्ट सेमेस्टर 6 और 8, लास्ट सेमेस्टर जो है उसी में प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर्स हैं या प्रीवियस जितने भी ईयर हैं, ठीक है, उनके सारे डिटेल जो है वो लास्ट सेमेस्टर में कंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर आपके पास वैसे मार्कशीट है तो फिर प्रीवियस वाला जो है आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि बीच में अगर मेरा बैक लग गया या बीच में मैं फेल हो गया तो उसका भी सर्टिफिकेट नहीं। तो आपके पास ये होना चाहिए कि जो कट ऑफ डेट है मार्कशीट के, जो कट ऑफ डेट है रिजल्ट का, उसके पहले का क्या होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए पास का, और सर्टिफिकेट बाद का भी हो सकता है, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए मिनिमम पास का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजनल की। अगर मार्कशीट 12th का है आपके पास, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना होकर के प्रोविजनल है। अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, अब अगर
अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और आपके पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या ये वैलिड होगा कि नहीं। बहुत लोग परेशान रहते हैं प्रोविजनल के लिए, मैं आज से नहीं बहुत दिन से देख रहा हूँ प्रोविजनल के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि प्रोविजनल पूरी तरह से वैलिड होता है। जब तक आपके कॉलेज द्वारा आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर दिया जाए, तब तक ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो पूरी तरह से वैलिड होता है। मार्कशीट में जो डेट होगा वही आपके ग्रेजुएशन पास करने का भी डेट होगा। और साथ ही साथ प्रोविजनल पूरी तरह से, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल जो है वो पूरी तरह से वैलिड रहेगा। या ऐसा नहीं होता है कि इसका वैलिडिटी 6 महीना या साल भर या 2 साल होता है। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर दिया जाए, तब तक प्रोविजनल पूरी तरह से वैलिड होता है। इसके बेसिस पर आपकी ज्वाइनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, आप याद रखना, ज्वाइन कर लो या ज्वाइन करने के पहले ही क्या करना, आप ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ही ओरिजिनल आपको मिल जाए, आप जाकर डिपार्टमेंट में इसको सबमिट कर दो कि मैं ज्वाइनिंग के समय प्रोविजनल दिया था और अब मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोविजनल से ज्वाइनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी के पास प्रोविजनल है तो आप जाइए कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसका एक रिसिप्ट अपने साथ रखिए। ठीक है, और अच्छे से प्रोविजनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पर। कई जगह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कई जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है कि आपका कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी इंडियन स्टेट का, यूटी का, आपके पास एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगा जाएगा। इसका ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज। ठीक है, जी हाँ, किसी भी स्टेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली से अप्लाई किया तो दिल्ली का ही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी से अप्लाई किया तो यूपी का ही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी जोन से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास रेसिडेंशियल पूरे इंडिया में कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड कॉपीज, 2 कॉपीज। ठीक है, तो अटेस्टेड कॉपीज कहने का मतलब ऊपर जितने भी सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हो या फिर रिलैक्सेशन वाला जितना भी सर्टिफिकेट होगा, सबका 2 कॉपी आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। अभी सेल्फ अटेस्टेड जो है वैलिड होते हैं। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने गेस्टेड ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट करा लिया तो वैलिड होगा कि नहीं। एकदम होगा। जब सेल्फ अटेस्टेड वैलिड है तो गेस्टेड ऑफिसर का अटेस्टेड वाला भी पूरी तरह से वैलिड होगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट, आईडी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और उसका जेरोक्स होना चाहिए। जो फोटो आपने अप्लाई करते समय लगाया था वो फोटो का भी कुछ कॉपी, 5, 6, 7, 8 कॉपी रख लेना। और कुछ रिसेंट फोटोग्राफ्स भी हैं आपके पास, 8-10 कॉपी, उसका भी अपने पास रखना। फोटोज आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को लगेगा। ठीक है, जितने भी ज्वाइन करने जाने हैं, कम से कम 2 गेस्टेड ऑफिसर से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय 2 गेस्टेड ऑफिसर। अब जिनके पास जान पहचान के 2 गेस्टेड ऑफिसर हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जिनके जान पहचान में कोई 2 गेस्टेड ऑफिसर नहीं है। और कोई गेस्टेड ऑफिसर जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पर साइन करने के लिए मना कर दें, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो इस वीडियो में मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट यानी 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और साथ मार्कशीट सारे होने चाहिए। उसके बाद एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटेस्टेड फोटो कॉपी होगा जब आप जाओगे तब, उस समय 2 कॉपी। उसके बाद आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, फोटोज होना चाहिए। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी के पास होना चाहिए। अब जो रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जैसे एक सर्विसमैन है, फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए SC/ST का या OBC का, EWS का, इन सभी के पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने सारे डॉक्यूमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो है वो और क्या रिक्वायर्ड होता है, अटेस्टेशन फॉर्म और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। अटेस्टेशन फॉर्म और हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है तो वो रिक्वायर्ड होता है इनके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इतने ही सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड होंगे। जो OBC कैंडिडेट होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है कि उनका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर उनका सर्टिफिकेट का डेट क्या होना चाहिए, तो उसे भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेट जो होता है वो तो आपके एडवर्टीजमेंट में ही दिया होता है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन है, या फिर किसी स्टेट में, जैसे बिहार में आप बात करोगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, झारखंड में बात करोगे तो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनका साइन होने के बाद, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, DM हो या DC हो, ठीक है, उनसे आपका साइन कराने के बाद आपका जो है वो OBC सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हो जाता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है वो वैलिडिटी कब से कब तक होती है। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर है कि आपका जो क्लोजिंग डेट है, क्रूशियल डेट जो होता है वो क्लोजिंग डेट होता है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आप देख सकते हो CGL 2022 के केस में जो है वो 13/10, यानी कि लास्ट में 8/10 था, 8 अक्टूबर था, लास्ट में शायद 5 दिन बढ़ करके 13/10, फिर भी आप कंफर्म कर लोगे 13/10 जो है 5 दिन बढ़ा था,
यानी कि बढ़ने के बाद जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, ठीक है, वो है क्रूशियल डेट इसका। उसी तरह से CGL 23 में बात करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, 3-5 मई जो है वो 23 जो है वो इसका लास्ट डेट था, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन है क्रूशियल डेट होगा किसे, OBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यानी कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट से 3 साल पहले तक का, यानी कि इस डेट से, यानी कि यहाँ से अगर 23 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो 3/5/2023 से लेके 3 साल पहले तक का अगर आपके पास है तो वैलिड होगा। CGL 22 के केस में बात करेंगे तो CGL 22 के केस में यहाँ से लेकर के 3 साल पहले तक का अगर सर्टिफिकेट है तो वैलिड होगा। अब क्या 3 साल पहले का बना हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका क्रूशियल डेट के बाद बना हुआ है उनको क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उस पर भी आता हूँ कि क्रूशियल डेट के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी कि इसके बाद अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वैलिड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक EWS वाले पर। EWS का फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिडिटी देखिए। अब EWS में क्या है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर में EWS थे, सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मेन चीज जो देखने वाली है, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर किस साल का होना चाहिए। अगर आप CGL 22 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिसका लास्ट डेट कब था, 13/10/2022, और फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल किसी भी ईयर का से 31 मार्च उसके नेक्स्ट ईयर तक का, ठीक है, ये जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कहने का मतलब अगर आप 13/10/2022 तक लास्ट डेट है, तो अगर आप देखो 13/10/2022 जो है वो लास्ट डेट है, तो आपका जो है वो EWS का फाइनेंशियल ईयर 13/10/2022 के पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब 2023 वाला तो फाइनेंशियल ईयर आएगा नहीं इसमें, कहने का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर तो इसमें आएगा नहीं। मैं फाइनेंशियल ईयर और वैलिडिटी दोनों अलग अलग होती है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर और वैलिडिटी जो होती है वो दोनों अलग अलग होती है। कहने का मतलब कि अगर आप CGL 2022 से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 21-22 होगा, और वैलिड कब होगा, तो या तो किसी स्टेट में या तो 2022 लिखा होगा, वैलिडिटी जो है या तो 2022 लिखा होगा फॉर द ईयर 2022, या तो किसी ईयर में वैलिडिटी 2022 से लेकर के 2023। अब ये वैलिडिटी ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी बात जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22 का होना चाहिए, यानी कि 13/10, ध्यान से सुनो, 13/10/2022, 13 अक्टूबर 2022 का सर्टिफिकेट है। 13/10/2022 जो है वो लास्ट डेट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए वो इसके पहले का होना चाहिए। तो इसके पहले वाले मार्च में चले जाओ आप, इसके पहले वाले मार्च में चले जाओगे तो आप देखोगे कि मार्च 2022। अब मार्च 2022 जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है उसका स्टार्टिंग कब से होगा, अप्रैल 2021, यानी कि CGL 2022 के लिए CGL यानी कि CGL 2022 के लिए EWS का जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 21-22 होना चाहिए, यानी अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक। अब उसी तरह से ध्यान से देखिए CGL 2023, अगर CGL 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो आप तो आपका लास्ट डेट है 3/5/2023। अब 3/5/2023 कहने का मतलब इसमें जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए ये तो 5/23 है, यानी मई 23 है, और फाइनेंशियल ईयर इंड कब हो जाता है, 31 मार्च को इंड हो जाता है, यानी कि 31 मार्च के बाद जो सर्टिफिकेट बनेंगे, 31 मार्च 2023 के बाद जो सर्टिफिकेट बनेंगे, ठीक है, वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेंगे, वो बनेंगे आपके 22-23 के लिए, 22 से 23 के लिए। समझ में आ रहा है सभी को या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है? फिर से सुनिए, अगर आप इस डेट को अप्लाई कर रहे हो तो इसके पहले जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, यानी कि 21 से 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये वैलिड कब तक होगा, वैलिड 2022 से लेकर 23 तक होगा। वैलिडिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप CGL 23 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके जस्ट फाइनेंशियल ईयर पहले कौन सा क्लोज हुआ है, इसके पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 22-23 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 22-23, यानी 22-23 कहने का मतलब CGL 23 के लिए जो पहले CGL 23 के लास्ट डेट के पहले जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है वो 22-23, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक, ठीक है। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये होगा FY, कहने का मतलब फाइनेंशियल
ईयर, और ये जो है वैलिड किसके लिए होगा, चूंकि 23 फाइनेंशियल ईयर ही 22-23 है तो वैलिड जो होगा वो 23 के लिए तो होगा ही, ठीक है। किसी किसी स्टेट में उसे 23-24 भी लिखा रहता है कि वैलिड फॉर द ईयर 23-24, तो 23 हो या 23-24 हो, वैलिडिटी उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब यहाँ देखना है कि 22-23 यानी सीजीएल 2023 से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर कब होना चाहिए, 2022-23। सीजीएल 2022 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर कब होना चाहिए, 2021-22। तो फाइनेंशियल ईयर, मेन पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर आपका वैलिड होना चाहिए। उसी तरह से एक जनरल बात सुनिएगा कि अगर कोई इंसान 2023 में 2023 में 31 मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, 31 मार्च। अगर आप 31 मार्च के पहले अप्लाई कर रहे हो या 31 मार्च के बाद अप्लाई कर रहे हो, उसे ध्यान देने वाली बात है। अगर आप 31 मार्च के पहले अप्लाई कर रहे हो तो क्या इस समय आपका 22-23 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ क्या, तो जब 22-23 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ तो 31-3-23 यहाँ देख लो, 31-30-23 को जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होंगे। तो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान से देखिए, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31-3-23 को जो है वो क्लोज होगा। यानी कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो 31-3-23 के बाद बनेगा, यानी कि इसके बाद जो अप्लाई करेंगे उसे 22-23 का जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन जो इसके पहले अप्लाई कर रहे हैं, 31-3-2023 के पहले अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ सीजीएल 2022 का केस देख लो, ठीक है, तो अभी तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ही नहीं, 22-23 क्लोज हुआ नहीं, तो यहाँ का ईडब्ल्यूएस कैसे बन जाएगा। तो एफवाई जो होना चाहिए इसके पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए एफवाई जो होना चाहिए वो 21-22 होना चाहिए, लेकिन वैलिड रहेगा किसके लिए, 22-23 के लिए वैलिड रहेगा। यही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स के मेन पॉइंट्स है। अब कई लोग को उलझन ये रहती है कि उन्हें इनकम सर्टिफिकेट भी शो करना होगा क्या, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको शो नहीं करना होगा। आपको ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, जिसमें और नीचे 2-4 कंडीशन रहते हैं, तो आप लोग को पता है 5 एकड़ वगैरह ETC है, और मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है सारा, फाइनेंशियल ईयर कब होगा, वैलिडिटी कब होगा। इससे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, आप जाकर के वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं SC/ST सर्टिफिकेट के लिए। SC/ST सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो कब होती है, ये क्रूशियल डेट यानी कि लास्ट डेट आप देख रहे हो, लास्ट डेट जो है, ठीक है, ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके पहले का कब का भी बना हो, ठीक है, इसके पहले का आपका सर्टिफिकेट कभी का भी बना हो, SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है। यानी 2010 का भी बना है, 2012 का बना है, 2015 का बना है, लेकिन लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले का इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आप लोग को पता होगा, ये फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया रहता है, उसी फॉर्मेट में लास्ट डेट से पहले कभी का भी। इसमें 3 साल 5 साल का क्राइटेरिया नहीं है, 3 साल 5 साल 10 साल का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपका कभी का भी लास्ट डेट से पहले कभी का भी SC/ST सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह से साइन है, ADM वगैरह से साइन है, डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, ये सब जो है वो डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो कि इनसे अगर बना हुआ है तो आपका SC/ST सर्टिफिकेट वैलिड है। लास्ट डेट से पहले अगर बना हुआ है, लास्ट डेट से बाद बना हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, फिर उसे एडिट करना होता है, उसे अपलोड करना होता है, बहुत सारे चीज़ हैं अपलोड करते समय, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स लिखना, वेरियस चीज़ हैं। तो ऐसे वीडियोस को बनाकर अपलोड करने में सिंगल हैंडेडली बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। तो आपको कुछ घर से पे करने के लिए कोई नहीं करता है, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाने कहता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। बहुत लोग पता नहीं किस ईगो में रहते हैं, वीडियो देखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करने में उनका थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए, ये आपकी सोच है, मेरी सोच है कि मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग तक सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जो सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं बोल रहा भाई, जो वीडियो देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये ओबीसी के क्रूशियल डेट से रिलेटेड लेटर है। कहने का मतलब कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो और आपका जो है ओबीसी बना हुआ है क्रूशियल डेट के बाद, कहने का मतलब क्लोजिंग डेट के बाद, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का जो लास्ट डेट था, अगर उसके बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर पहले का बना हुआ है और 3 साल पहले का बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद का भी बना हुआ है, देखिए एसएससी ने इस लेटर में मेंशन ही किया है, ठीक है, कि यहाँ से इस डेट के बाद से 23/1/2017 इस डेट के बाद से जो है जो भी
ओबीसी सर्टिफिकेट कंसिडर किए जाएंगे वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से 180 दिन के बाद तक का भी, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के 180 दिन के बाद का भी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। तो इसका एक ये जो है मतलब आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसका आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन एक इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। इसी नाम से गोल्डन कंपटीशन पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर पीडीएफ मैं आज डाल दूंगा। आप जा करके वहाँ से डाउनलोड करके एक कॉपी इसका रखोगे जब आप डीबी के लिए जा रहे हो। अगर कोई लोग बोलते हैं ठीक है कि क्रूशियल डेट से प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला लेटर और ये वाला सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आप शो करा सकते हो। ठीक है, उन्हें आप ये लेटर दे सकते हो, उन्हें ये मेंशन कर सकते हो ठीक है कि 180 दिन के बाद का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, अगर मैक्सिमम यूजर डिपार्टमेंट जो है वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, 180 दिन के बाद का भी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूजर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस नौकरी के अलावा, तो आप जो है वो कोर्ट में चैलेंज इसे कर सकते हो कि आपका जो है सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ये ऑर्डर है तो आपका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए। कब के लिए? क्लोजिंग डेट के 180 डेज के बाद भी जो है आपका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए। इसका एक पीडीएफ आप अपने पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जरूर लोगे। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं इसका एक पीडीएफ अपने पास प्रिंट करके जरूर ले जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर कोई प्रॉब्लम हो उस केस में इसे दिखाना, नहीं तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ओबीसी की कैंडिडेट के क्रूशियल डेट वाला प्रॉब्लम। क्रूशियल डेट से भी 180 दिन के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो पूरी तरह से वो क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब मैं ये जो बताने वाला हूँ ठीक है, ये अपने 4-5 जो मेरा डिग्री हुआ उसके एक्सपीरियंस पर मैं बताने वाला हूँ। और मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ वो करने के बाद आपको क्या होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कहीं भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी मेरा कोई फाइनल रिजल्ट आता था ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मैं एसपी ऑफिस से क्या करता था, एसपी ऑफिस से, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस वाला जो स्टेट है ठीक है, वहाँ परमानेंट एड्रेस वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एसपी ऑफिस से आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो है एक अप्लाई कर दो। ठीक है, उसके लिए 10, 20, 50 चार्ज होगा, कहीं कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बन जाता है। तो आप वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। हो सकता है 10, 15, 20 दिन में क्या हो जाए, वो बन करके आ जाए, और वो जो है वो मिनिमम 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। अब क्या होगा कि उस एसपी के सर्टिफिकेट से, यानी कि वो जो एसपी का सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इस सर्टिफिकेट को ले जाकर के आप किसी को भी दिखाओगे, चाहे वो गैजेटेड ऑफिसर हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, ठीक है, चाहे वो एसडीओ हो, ये कहीं भी जो है इसका सर्टिफिकेट देखने के बाद, एसपी का सर्टिफिकेट देखने के बाद आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आसानी से साइन कर देते हैं। चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी हो, ये सर्टिफिकेट देखने के बाद आपके पास आसानी से कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो है ये सर्टिफिकेट देखने के बाद आपके पास मना नहीं करता है। नेक्स्ट जो है वो एनओसी किसे प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो एनओसी जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। किसके लिए? वैसे लोगों के लिए जो, जैसे आप मान लीजिए कि 13/10/2022 किसी एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट है, मतलब कहने का मतलब आप जो है इस डेट को अप्लाई किए किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपने इसे अप्लाई किया, लेकिन इस अप्लाई डेट जब आपने अप्लाई किया तो अप्लाई के पहले अगर आप किसी जॉब में हैं, अप्लाई के पहले आप किसी जॉब में हैं तो आपको एनओसी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस है। क्या कंडीशन है वो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप अप्लाई करने के बाद किसी जॉब को ज्वाइन किए हो, यानी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे थे उस दिन आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, तो आपको एनओसी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के डेट तक अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई किए लेकिन उस अप्लाई करने के डेट में आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो अब आपको एनओसी देना है या नहीं। देखिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं और अब आपके पास कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है तो आपको एनओसी नहीं देना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, और अभी जो आप जाइएगा सीजीएल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू या फिर एमटीएस सीपीओ के थ्रू, तो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइएगा, तो यहाँ से यहाँ जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन पॉसिबल है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि पास्ट के जो लीव है, पास्ट के जो सर्विस है वो काउंट हो जाते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने से। अगर आपको पास्ट सर्विस का बेनिफिट नहीं लेना है तो भी आपको एनओसी की ज़रूरत
नहीं है। अगर आपको पास्ट सर्विस का बेनिफिट नहीं लेना है, एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में नहीं लेना है, तो भी आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पास्ट सर्विस का बेनिफिट लेना है, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे थे, यहाँ पर अगर आपका कुछ लीव बचा हुआ है, यानी एलएपी या फिर ईएल जो है, अगर आपके पास कुछ एक्यूमुलेट हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि वो लीव जो है वो सारा का सारा नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास जब हम जॉब करें तो वहाँ पर सारा का सारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तब आपको एनओसी की ज़रूरत है। तब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन की, सिर्फ एनओसी की नहीं, एनओसी के साथ टेक्निकल रेजिग्नेशन की ज़रूरत है। टेक्निकल रेजिग्नेशन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो एनओसी की ज़रूरत किन्हें किन्हें है मैं बता दिया। स्टेट गवर्नमेंट में जो है, जिनके पास बॉन्ड नहीं है, उनके पास उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, जिन्हें पास्ट सर्विस का बेनिफिट नहीं लेना है, उन्हें भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और किसी तरह का पास्ट बेनिफिट उन्हें लेना है, एज से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, लीव से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उन्हें एनओसी यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन अगर पास्ट सर्विस से रिलेटेड कोई बेनिफिट अगर आपको नहीं लेना है, तो सिंपली आप यहाँ पर रिजाइन करोगे और आप यहाँ पर आकर ज्वाइन करोगे, आपको भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ एनओसी से रिलेटेड बात। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, जब भी आप डीवी में जाइएगा तो हो सकता है डीवी के समय या फिर हो सकता है ज्वाइनिंग के समय आपको क्या बोलेगा कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म 1 या 2 या 3 कॉपी में जो है वो लेकर आना। अटेस्टेशन फॉर्म कुछ नहीं होता है, आपके और आपके फैमिली का सारा डिटेल्स होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, आपके और आपके फैमिली का सारा डिटेल्स होता है। वो डिटेल्स उसमें सारा भरना होता है। आप कब मैरिड हुए, ठीक है, आप कब 10th किए, कब ग्रेजुएशन किए, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो वो सारा चीज़ इसमें मेंशन करके कि आप कहाँ कहाँ किस किस एड्रेस में रहे हो, कहाँ से पढ़ाई किए हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके मदर कौन है, फादर का नाम क्या है, पिता आपके क्या करते हैं, मदर आपके क्या करते हैं, आपके अगर भाई बहन हैं, ठीक है, तो भाई बहन का पैसा वगैरह, ये सारा चीज़ जो है उस अटेस्टेशन फॉर्म में होता है। और अटेस्टेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर आपका खुद का भी हो सकता है, उसके बाद फिर उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल से वेरीफाई कराना भी हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं कि किसी में क्या होता है खुद के साइन से पॉसिबल होता है, किसी को इसको गेजेटेड ऑफिसर से क्या होता है कि इसे वेरीफाई कराना होता है। किसी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपके साइन के बाद यहाँ पर कोई भी दो जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन कर देंगे तो भी वो वैलिड होगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म में ये लिखा होगा कि आपके साइन के बाद किसी की साइन की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर गेजेटेड ऑफिसर के साइन की ज़रूरत है, वो लिखा होगा। तो मैंने जो बताया कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी वाला, वो बना लेने के बाद मैं बताया कि आपको कहीं भी जो है अटेस्टेशन फॉर्म में अगर गेजेटेड ऑफिसर का भी साइन कराना हो तो भी वो साइन करने से प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसपी वाला है वो कोशिश कीजिएगा सभी के सभी जो है वो अभी अप्लाई करके रख दे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जब गेजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट मांगेगा तो उस समय वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एक दो एसपी जो है वो खुद गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखने के बाद जो है और कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करने से मना नहीं करता है। बशर्ते वो एक लाइन लिख देंगे, उस पर क्या लाइन लिख देंगे कि ये जो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ एसपी ऑफिस से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है उस बेसिस पर दे रहा हूँ, तो उस लाइन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है आपके सारे डाउट्स जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्लियर करने का। हो सकता है फिर भी कुछ डाउट्स जो है वो आपके बच जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने बताया कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो 180 दिन के बाद का होगा तो भी डिपार्टमेंट कंसिडर करेंगे। अब किन्हीं को ये डाउट हो रहा होगा कि अगर मेरा SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट के बाद है, अगर मेरा EWS सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ, तो ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट वाले मेनली फाइनेंशियल ईयर को, डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्ट एंड रूल एंड पॉलिसी होता है, वो उस पॉलिसी पर वर्क करेंगे। अगर उन्हें फाइनेंशियल ईयर सिर्फ देखना होगा तो आपके क्रूशियल डेट के बाद का भी होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रूशियल डेट के बाद का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका फाइनेंशियल ईयर देखना चाहिए कि अगर आप CGL 22 के लिए अप्लाई कर रहे हो, लास्ट डेट ये है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 होना चाहिए। CGL 23 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका लास्ट डेट ये है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 होना चाहिए। उसी तरह से जितने भी आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो मेनली मैटर करता है किसमें, इन द केस ऑफ EWS में, ठीक है। तो लास्ट डेट के बाद भी जो है वो डिपार्टमेंट अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपके पास क्रूशियल डेट के पहले का EWS बना हुआ है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की सारे जो है डाउट्स क्लियर करने की। फिर भी कोई डाउट्स है
फिर भी कोई डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप जो है गोल्डन कंपटीशन पॉइंट नाम से है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइए, वहाँ के डिस्कशन ग्रुप्स में मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मेरे पास जब टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एनओसी से रिलेटेड होगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन से रिलेटेड होगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, हायर ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे, लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे, साथ ही साथ इसमें पे प्रोटेक्शन भी मिलता है, लीव ट्रांसफर वगैरह भी होता है। तो सारे के सारे डिटेल जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन का जब वीडियो आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, हु कैन टेक स्टडी लीव किसे मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, जॉब प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट एसएससी पोस्ट, उसके बाद एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो नेक्स्ट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैथ्स ट्रिक्स वगैरह, इंग्लिश के क्लासेस, मैथ्स का पूरा क्लासेस धीरे धीरे करके इस चैनल पर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ऐसे वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में बहुत ही एफर्ट लगता है, तो आज उस एफर्ट के लिए आपको कोई पे करने नहीं कर रहा है, सिर्फ सब्सक्राइब करने का है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।